हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में मैंने आपको क्या करवाया था, उस दिन प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ सम्स भी करवाए थे। तो आज हम इसी के सम्स करेंगे, जो स्टेटमेंट सम्स हैं जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो उसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर हम कर रहे हैं होल नंबर। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है होल नंबर। दिस इज अ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 ऑफ CBSE, ओके, NCERT बुक। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास अभी प्रॉब्लम आई है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम क्या है? द टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार। क्वेश्चन है द टैक्सी ड्राइवर filled his car पेट्रोल टैंक। कार का जो पेट्रोल टैंक है वो उसने फिल करवाया है, पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर, विद 40 लीटर्स उसने क्या करवाया है? फिल कराया है अपनी कार का पेट्रोल टैंक। 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को उसने इतना पेट्रोल फिल करवाया है। एंड he filled the tank with 50 liters of petrol on next day। तो नेक्स्ट डे उसने कितना करवाया है? नेक्स्ट डे 50 लीटर फिल करवा लिया है। ओके, 50 लीटर्स ऑन नेक्स्ट डे। देन इफ द पेट्रोल costs rupees 44 per liter, rupees 44 per liter. Okay, how much did he spend on petrol, in all on petrol? देखो क्वेश्चन क्या है, जब भी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाती हूँ मैं आपको हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम करनी है, सबसे पहले आपका क्या काम होता है? स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इसमें से समझ के चलना कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ निकालने के लिए बोला गया है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। स्टेटमेंट क्या है? द टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। यानी कि मंडे को उसने पेट्रोल फिल कराया कितना? 40 लीटर्स। ठीक है, मंडे को उसने 40 लीटर्स पेट्रोल जो है वो फिल करवा लिया। देन ऑन नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे, नेक्स्ट डे उसने क्या किया? उसमें और पेट्रोल भरवा लिया। तो नेक्स्ट डे उसने कितना किया? 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसने टोटल पेट्रोल कितना बनवाया, उसमें फिल करवाया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल पेट्रोल आ जाएगा। यानी कि अगर दोनों दिन का मिला के देखा जाए तो उसने 90 लीटर जो है वो पेट्रोल फिल करवाया अपनी कार के अंदर 2 दिन में। क्लियर है ये चीज़? मंडे को कितना करवाया था? 40 लीटर। देन नेक्स्ट डे उसने कितना करवा लिया? 50 लीटर करवा लिया। तो दोनों दिन का मिला के अगर हम देखेंगे ओवरऑल उसने कितना पेट्रोल फिल कराया, तो उसने ओवरऑल 90 लीटर पेट्रोल फिल कराया। ओके, अब आपको निकालने को क्या बोला गया? देखो, इफ द पेट्रोल कोस्ट, देखो नेक्स्ट डे उसने कितना करा था? 50, तो नेक्स्ट डे हमने 50 लिख लिया है। इफ द पेट्रोल कोस्ट रुपीज 44 पर लीटर, मतलब जो 1 लीटर पेट्रोल है वो 44 रुपीज़ का मिल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 44 रुपीज़ का मिल रहा है। तो हमें निकालना है कि टोटल पेट्रोल जो होगा, ये देखो ऑल इन पेट्रोल, तो जो टोटल पेट्रोल उसने खरीदा है उसको कितने पैसे पे करने पड़े। देखो मेरे पास 1 लीटर की कीमत है, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि जब मेरे पास ये देखो लिखा है ना यहाँ पे पर लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर का बताया हुआ है। तो 1 लीटर का मुझे पता है, मुझे 90 का निकालना है, तो क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि जब आपको एक चीज़ की वैल्यू गिवन होती है, आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम सेम वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गया है? अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्यूशन, ओके, तो क्या लिखेंगे? पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, यही लिखेंगे, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, यानी कि मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल्ड कराया था? मंडे को उसने 40 लीटर। देखो मंडे को उसने कितना फिल करा था? 40 लीटर, तो इक्वल्स टू 40 लीटर्स। क्लियर है ये चीज़? नाउ नेक्स्ट डे कितना करवाया था उसने? पेट्रोल फिल्ड
ऑन नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे उसने कितना पेट्रोल फिल करवाया, नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर फिल करवा लिया, तो नेक्स्ट डे 50 लीटर्स। ओके, अब क्या निकालेंगे, टोटल पेट्रोल कितना फिल हुआ है, टोटल पेट्रोल फिल्ड इक्वल्स टू 40 + 50 विच कम्स आउट टू बी 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। समझ आ गया है। अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, वे क्या है इसका लिखने का। ओके, क्लैरिटी मैंने आपको करवा दी है कि इसको कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन हमने क्यों करवाया है, एक की वैल्यू दी थी, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी तो हमें मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹44। देखो 44 रुपीज़ है, तो हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कितने लीटर पेट्रोल की, 90 लीटर पेट्रोल की। तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल विच कम्स आउट टू बी ₹44 × 90। क्लियर है ये चीज़। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 गिवन है, तो 90 को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो अब क्या आया है हमारे पास 44 × 90। यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। देखो कैसे लग रही है वो, 44 × 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 10। अगर मैं यहाँ पे 100 - 10 लिखूँ तो वो मेरे पास 90 ही आएगा। दैट मीन्स 100 - 10 विच कम्स आउट टू बी 90। क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, जो जीरो वाला, हमने इसको किसी जीरो वाली टर्म के पास लेके आना है। ओके, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, वो चीज़ हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो 90 जो है वो 100 के पास कैसे बनेगा, दैट मीन्स 100 - 10 अगर मैं करूँगी तो वो 90 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 100 - 10, तो वो क्या बन गया मेरे पास 90। तो देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो जब 44 × 100, देन माइनस का साइन है हमारे पास यहाँ पे, 44 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 44 × 10। क्लियर है ये चीज़। 44 × 100 कितना आ जाएगा, 4400 - 440। क्लियर ये चीज़। अब इसको माइनस कराओ, कितना आ जाएगा, 0 - 0 विच इज 0, देन 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 3, तो 13 - 4 विच इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इतने रुपीज़ लग रहे हैं उसको 90 लीटर पेट्रोल फिल करवाने में, यानी कि 3960 रुपीज़ उसको लग रहे हैं, ताकि वो अपना 90 लीटर पेट्रोल जो है वो फिल करवा सके। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करवा देती हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। फर्स्ट डे मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल भरवाया था, नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया था, और उसने बोला था 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 44 है, और हमें निकालना था कि टोटल पेट्रोल जो है उसकी कीमत कितनी होगी। तो हमने देखा मंडे को कितना भरवाया है, ट्यूसडे को कितना भरवाया है, देन हमने टोटल पेट्रोल देखा कि कितना है हमारे पास। ओके, देन हमने कॉस्ट निकाली 1 लीटर पेट्रोल की, देन हमने 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकाली, देन हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन कितना ईजी था, हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू गिवन थी, हमें क्या करना था, ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी। तो हम क्या करते हैं हमेशा उस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन। अगर एक की वैल्यू गिवन है, हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और यही अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू गिवन होती, हमें एक की वैल्यू निकालनी होती, तो हम क्या करते, डिवाइड करते। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अ वेंडर सप्लाइज, सेकेंड क्वेश्चन है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क, 32 लीटर ऑफ मिल्क सप्लाई कर रहा है एक वेंडर 32 लीटर का। ओके, टू अ होटल इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कितना मिल्क देके आता है, 32 लीटर। ओके, 32 लीटर मिल्क देके आ रहा है, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन इवनिंग। ओके, इवनिंग में इतना मिल्क देके आ रहा है। देन इफ द मिल्क कॉस्ट रुपीज 15 पर लीटर, ओके, देन हाउ मच मनी is due to the vendor per day,
पर डे, मतलब पर डे पे उसको कितनी मनी मिलती है। ओके, तो ये हमने ये चीज़ निकालनी है। यहाँ पे देखो, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क इन अ होटल इन द मॉर्निंग। एक होटल में एक वेंडर क्या कर रहा है, 32 लीटर जो है वो मिल्क प्रोवाइड कर रहा है मॉर्निंग में। ओके, मॉर्निंग में सप्लाई कितना कर रहा है मिल्क को, 32 लीटर मिल्क। ओके, होटल में। देन इवनिंग में कितना कर रहा है, 68 लीटर। ओके, तो देखो एक दिन में उसने कितना लीटर दिया होगा मिल्क, वहाँ पे सप्लाई किया होगा। मॉर्निंग में जब वो गया तो उसने 38 लीटर मिल्क दे दिया। ओके, सप्लाई किया वहाँ पे। देन इवनिंग में उसने कितना 32 लीटर एंड 68 लीटर। ओके, 32 लीटर दिया पहले, देन उसके बाद कितना दे दिया, 68 लीटर। ओके, तो टोटल उसने पूरे दिन में मिल्क कितना सप्लाई किया है होटल में, 8 + 2 10, 1 कैरी, 3 + 6 9, 9 + 1 is 10। तो 100 लीटर मिल्क जो है वो सप्लाई कर रहा है एक दिन में। ओके, एक दिन में वो 100 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। तो हमने क्या निकालना है कि अगर 1 लीटर की कॉस्ट 15 रुपीज़ है तो 100 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी। क्लियर है, ये चीज़ बड़ा ही आसान सम है, ईजिली निकाल देंगे। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगी हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट समझ में आ गई। देन हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। ओके, vendor supplies milk in मॉर्निंग में कितना मिल्क सप्लाई किया है उसने, 32 लीटर्स। ओके, एंड देन वेंडर सप्लाइज मिल्क इन इवनिंग में कितना सप्लाई किया है उसने, 68 लीटर्स। ओके, मॉर्निंग में कितना किया था, 32 लीटर्स, एंड इवनिंग में कितना किया है, 68 लीटर्स। तो ये दोनों हमने लिखने हैं। देखो स्टेटमेंट इस तरह से बनानी है, इसकी ध्यान रखना। नेक्स्ट, टोटल मिल्क सप्लाईज इन अ डे, कि एक पूरे दिन में कितना मिल्क सप्लाई हुआ। टोटल मिल्क सप्लाईज इन अ डे, कि एक दिन में कितना सप्लाई, तो कितना सप्लाई हुआ, 32 + 68 लीटर। तो कितना सप्लाई किया था उसने, 100 लीटर मिल्क जो है एक दिन में सप्लाई हुआ। ओके, क्लियर है ये चीज़। देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1 लीटर की कॉस्ट है 15 रुपीज़, इक्वल्स टू ₹15। हमें कितने मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, 100 लीटर मिल्क की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी इसकी, 15 × 100 विच इज़ इक्वल टू 1500 रुपीज़। यानी कि वो 1500 रुपीज़ का एक दिन में जो मिल्क है वो सप्लाई करता है किसी होटल को। ओके, यही चीज़ हमें निकालनी थी कि एक पूरे दिन में वो क्या कर रहा है, कितनी कॉस्ट, मतलब कितना जो मिल्क है उसकी कितनी कॉस्ट आती है टोटल मिल्क की, हमने ये निकालनी थी। तो टोटल मिल्क हमारे पास 100 लीटर आया है, एक की कीमत हमारे पास 50 रुपीज़ है 1 लीटर की। तो हमने 100 लीटर की निकाल दी है, कॉस्ट कितनी आई, 1500 लीटर्स। ओके, सॉरी 1500 रुपीज़, ये कॉस्ट आई है 15 लीटर मिल्क की। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे, इनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये आप लोगों को आई थिंक अभी 5th में भी लगे होंगे, तो 6th में आके आप लोगों ने ये चीज़ देख के कुछ परेशान नहीं होना। क्या करना है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को समझो अच्छे से, सारा कुछ स्टेटमेंट में ही गिवन होता है। ओके, सबसे पहले देखो उसमें आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। जैसे ये हमें गिवन थी, हमने ये चीज़ें लिख ली, फिर हमें फाइंड क्या करना है वो चीज़ लिखो। तो आपको ऐसे क्लैरिटी हो जाती है कि हमें क्या चीज़ निकालनी है और क्या चीज़ हमें गिवन है इसमें। तो अगर आपको ये चीज़ें इजीली निकालनी आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ भी नहीं रह जाता, इजीली सोल्व हो जाता है। ओके, क्लियर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़, या फिर मैचेट लिखा होगा आपकी बुक में इसको। 425 इंटू 136। ओके, और इसको लिखा कैसे गया है, इसको ऐसे लिखा गया है 425 इंटू 6 + 30 + 100। ओके, ये चीज़ लिखी गई है हमें, तो हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है,
425 इंटू 136 था, तो 136 को हमने क्या किया है 6 + 30 + 100, तो ये चीज़ हमने क्या कर दी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है। 136 था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 + 30 + 100 में, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है वो किसके लिए लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है ना यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव किसके लिए लगाई है हमने, मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे ऐड का साइन होता हमारे पास तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन, बट यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये क्या लगा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सारी करवा चुकी हूँ, अगर आपको ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो पुराने लेक्चर जाके देखिए, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्लोज्ड होती है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज़ें आप चेक कीजिए लास्ट वीडियो में जाके। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमने लिखा हुआ है 2 × 49 × 50। ओके, और इसको आगे लिखा कैसे गया है, 2 × 50 × 49। मेरे को बताओ यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 × 49 था, इसको किसके इक्वल लिखा गया है, इसके इक्वल लिखा गया है। 2 × 49 × 50 था, उसको हमने रिवर्स करके क्या किया है, 2 × 50 × 49। यहाँ हमने क्या किया है, अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे 2 भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 49 है, इसमें भी 2 है, 50 है हमारे पास, यहाँ भी 50 है। सिर्फ हमने क्या किया है, उसके ऑर्डर को चेंज किया है, तो ऑर्डर को चेंज करने पर हमारे पास आंसर में कभी इफेक्ट नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे एडिशन हो रही होती तो हम क्या लिखते हैं, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, 80 + 2005 + 20 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, 80 + 20 + 2005। तो अब ये बताओ इसमें हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। देखो ये टर्म गिवन थी, इक्वल टू इसके लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखो हमारे पास स्टेटमेंट में जो 80 है वो राइट हैंड साइड पे भी है, हमारे पास 2005 है, राइट हैंड साइड पे भी 2005 है, यहाँ हमारे पास 20 है, राइट साइड में भी 20 है। तो ये देखो ये क्या किया है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया है, तो ऑर्डर चेंज किया हमने किसमें, एडिशन में। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी लगाई है हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लगाई है। देखो कम्यूटेटिव है ना, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो हमने एडिशन के अंदर क्या किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है। क्लियर है ये चीज़। कम्यूटेटिव अंडर पहले मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करी थी, अब कम्यूटेटिव अंडर एडिशन में यहाँ पे यूज़ करी हुई है। क्लियर है ये चीज़। देखो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको ऐसे नहीं आएंगी, प्रॉपर्टीज़ आपको पहले अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये चीज़ें जानने के लिए आप लास्ट लेक्चर देखिए, जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से बताया है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगनी है और कैसे यूज़ करना है इसको। तो वो चीज़ अगर आपको क्लैरिटी हो जाएगी तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए पहले आपको प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। ओके, वैसे भी अगर नहीं भी अटेंड करोगे तो ये देखो 425 136 आपको पता नहीं चलेगा कि हमने ऐसे क्यों लिखा है। तो 136 को हम 6 + 30 + 100 लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज हमने इसको जीरो वाले टर्म में लिखना होता है। तो हमने ये क्या किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 136 को। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण हमने इसका नाम क्या दिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया था, और ऑर्डर रिवर्स करने पर हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट में भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 49 है, राइट हैंड साइड में भी 49 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 50 है, राइट में भी 50 है। तो दोनों का ऑर्डर अगर रिवर्स करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 × 2 × 3 तो 1 2 = 2, 2 × 3 = 6। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 × अगर इसको इस तरह लिखा जाए 1 × 3 × 2 तो 1 3 = 3, 3 2 = 6,
देखो ऑर्डर चेंज किया है बट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये दो तरह से एग्जिस्ट करती है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में भी हम क्या करें, अगर ऑर्डर रिवर्स कर दे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर रिवर्स कर दे तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। तो ये लेक्चर जो है बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि इसी के बेस पे आपको जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होनी है और कैसे यूज़ होनी है। क्लियर है ये चीज़? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।